अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की यानी यूकेपीसीएस की या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम की जो उत्तराखंड बेस्ड हो, तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ये वीडियो एक स्पेशल एडिशन है एग्जाम्स के लिए और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें मैंने हिस्ट्री से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं और उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुगीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनीषियों की पूर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 खंडों में विभाजित बताया गया है, मानसखंड और केदारखंड। मानसखंड है वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र और केदारखंड है वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र। मानसखंड और केदारखंड के बीच की बाउंड्री उस समय नंदा देवी पर्वत चोटी थी और मानसखंड और केदारखंड को अगर संयुक्त रूप से देखें तो पुराणों में इस क्षेत्र को खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तरखंड आदि नामों से संबोधित किया गया है। और बौद्ध साहित्य के वो ग्रंथ जिनको पाली भाषा में लिखा गया है, उनमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। इसके अलावा गढ़वाल को महाभारत और कुछ अन्य ग्रंथों में भी बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि कहा गया है, जबकि कुमाऊं के लिए पुराणों में आमतौर पर कूर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया था। पॉइंट नंबर 2, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थित थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। और शायद इसी बद्रिकाश्रम से ही पूरे गढ़वाल क्षेत्र को बद्रिकाश्रम कहा गया होगा। और कण्वाश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित था, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शायद आपने उनकी बचपन में शेर के दांत गिनने वाली कहानी भी सुनी हो। और महाकवि कालिदास ने भी अपना प्रसिद्ध महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी आश्रम में की थी, जिसमें उन्होंने उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया है। वर्तमान में ये जगह पौड़ी जिले में चौका घाट के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, सम्राट अशोक के अभिलेखों में से एक कालसी अभिलेख उत्तर पश्चिमी सीमा पर यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। और उसमें सम्राट अशोक ने कहा है, मैंने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा कालसी अभिलेख से हमें ये भी पता चलता है कि सम्राट अशोक के राज्य की उत्तरी सीमा इस स्थान तक फैली हुई थी और इस स्थान के लोग मौर्य साम्राज्य के अधीन आते थे उस समय। कालसी अभिलेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है और इस क्षेत्र का नाम अपरांत नाम से उल्लेखित है। पॉइंट नंबर 4, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद वंश थी और ऐसी मान्यता है कि ये मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। शायद पुलिंद लोग जिनका उल्लेख कालसी अभिलेख में है वही बाद में चलकर कुड़िंद कहलाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोद्विभूति। अमोद्विभूति ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और उनके चांदी के सिक्के पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था रज कुड़िंस अमोद्विभूतिस महारजस। और स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि उनके इन सिक्कों पर मृग और देवी के चित्र चिन्हित थे। कुड़िंदों के बाद शकों ने यहाँ पर कुछ समय शासन किया और उन्होंने शक संवत चलाया, एक प्रकार का कैलेंडर। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ कई सारे सूर्य मंदिर बनाए, जिनमें से अल्मोड़ा में कोसी के पास स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
इनके बाद कुषाणों ने, फिर नाग वंश के लोगों ने और फिर मौखरी वंश ने कुछ समय के लिए यहाँ पर शासन किया और फिर ये क्षेत्र वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के अधीन हो गया। पॉइंट नंबर 5, राजा हर्षवर्धन के समय में ही बाणभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित लिखी और इसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड आया और उसने उत्तराखंड को अपनी पुस्तक सियुकी में पोली हिमोपुलो कहा और हरिद्वार को उसने मोयुलो कहा। इसके अलावा उसने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला है। जबकि हर्षचरित में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और हरिद्वार को मयूरपुर कहा गया है। ब्रह्मपुर और मयूरपुर उत्तराखंड और हरिद्वार ही हैं, इस बात की पुष्टि की अंग्रेजी इतिहासकार कर्निंघम ने। लेकिन 648 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये राज्य फिर से कई सारे छोटे बड़े टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद उत्तराखंड के सभी छोटे बड़े राज्यों को इकट्ठा कर एक बार फिर से यहाँ लगभग 700 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, कार्तिकेयपुर राजवंश। और शुरुआती लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश ने चमोली जिले के जोशीमठ में कार्तिकेयपुर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इसी बीच गढ़वाल में एक नए परमार या पंवार वंश का उदय होने लगा, जिसके कारण इन्होंने डिफेंसिव मोड में आकर अपनी राजधानी कुमाऊं की तरफ शिफ्ट कर दी और अल्मोड़ा और बागेश्वर के बैजनाथ के बीच स्थित कत्यूरी घाटी में अपनी नई राजधानी बनाई। इनकी राजभाषा संस्कृत तथा आम बोलचाल की लोक भाषा पाली थी और इसी कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य आए। उन्होंने यहाँ पर विस्तृत बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म किया और बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर इससे पहले एक बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था। इसके अलावा भारत के 4 कोनों में स्थित 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ की स्थापना उन्होंने यहाँ पे की और 820 ईस्वी में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से आगे हम थोड़ा कुमाऊं के संदर्भ में इतिहास को जानेंगे और इसे पूरा करने के बाद फिर गढ़वाल क्षेत्र के परमार वंश की बात करेंगे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का, विशेष रूप से कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस राजवंश का प्रथम शासक था राजा बसंत देव, जिसने परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद शायद यहाँ उन्हीं की एक शाखा कत्यूरी वंश का उदय हुआ, लेकिन शुरुआती तौर पर ही वो कई अन्य शाखाओं में टूटकर एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गई। अस्कोट के रजवार और डोली के मल इस वंश की प्रमुख शाखाएं थी। इसी बीच पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया और उसके कुछ हिस्सों पर अधिकार भी कर लिया। और इस वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, जिसे बीरमदेव या बीरदेव भी कहा गया है। इसी के समय 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया और हरिद्वार में उसका सामना ब्रह्मदेव से हुआ, लेकिन इस युद्ध में ब्रह्मदेव मारा गया और इस तरह कत्यूरी वंश का भी अंत हो गया। लेकिन इन्हीं के समकालीन कुमाऊं के ही क्षेत्र में एक वंश धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और जैसे ही 14वीं सदी में कत्यूरी वंश का अंत हुआ, ये वंश संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित हो गया। ये वंश था चंद राजवंश। चंद राजवंश का प्रथम शासक था या कहीं संस्थापक था थोहर चंद और इनकी राजधानी थी चंपावत। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह थी गाय और इनके सिक्कों, मोहरों और झंडों पे सभी पे गाय का चिन्ह अंकित था। एक चंद राजा भीष्मचंद ने अपनी राजधानी को चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा करने की सोची और इसी उद्देश्य से उसने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। लेकिन जैसे ही खगमरा किला बन के 1560 में तैयार हुआ, भीष्मचंद की मृत्यु हो गई और फिर 1563 में बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा की। इसके साथ साथ उसने अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला, जिसे फोर्ट मोइरा भी कहते हैं, और मल्ला महल का किला बनाया
इस तरह बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। मुगल कालीन साहित्य जैसे जहांगीरनामा और शाहनामा से हमें पता चलता है कि चंद राजाओं के मुगल साम्राज्य से भी संबंध थे। और फिर 1790 में चंद राजवंश के अंतिम शासक राजा महेंद्र चंद को हराकर गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इस तरह चंद राजवंश का सूर्य भी अस्त हो गया। अब चलते हैं दोबारा से नवीं शताब्दी के गढ़वाल क्षेत्र में। तो नवीं शताब्दी आते आते गढ़वाल क्षेत्र 52 छोटे बड़े राज्यों में बंट गया था और उन सभी राज्यों के राजाओं ने अपने अपने राज्य में गढ़ या किले बना लिए थे। इन सभी राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा था चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप। इसी के समय गुजरात का एक शासक कनकपाल यहाँ आया और भानु प्रताप की पुत्री से शादी कर यहीं बस गया और इस तरह 888 ईस्वी में कनकपाल ने इस गढ़वाल क्षेत्र में परमार या पवार वंश की स्थापना की और चांदपुर गढ़ यानी वर्तमान का गैरसैंण, चमोली का गैरसैंण, उसको अपनी राजधानी बनाया। परमार वंश के 37वें शासक अजयपाल ने 1515 में बाकी के सभी गढ़ों को जीतकर एक नया गढ़ बनाया जिसका नाम उसने रखा गढ़वाल और इसी ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से बदलकर पहले देवलगढ़ और फिर 1517 में श्रीनगर स्थापित कर दी। और इस वंश के शासक बलभद्र को दिल्ली सल्तनत के लोधी शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि प्रदान करी और तभी से परमार वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे शाह लगाना शुरू करा। इसके अलावा परमार वंश के इतिहास में एक इंटरेस्टिंग घटना भी घटी। हुआ यूं कि 1636 में महीपति शाह की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन क्योंकि वो अल्पवयस्क था इसलिए उसकी संरक्षिका बनाया गया रानी कर्णावती को। इसी बीच मुगल सम्राट शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने गढ़वाल के दून घाटी पर हमला बोल दिया। अब रानी कर्णावती की समझदारी से वो हमला तो नाकाम हुआ ही, साथ साथ उन्होंने कुछ मुगल सैनिकों को भी बंदी बना लिया, जिनकी नाक रानी के आदेश पर कटवा दी गई और तब से रानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से विख्यात या कुख्यात, कुछ भी कह लीजिए, वो हो गई। पॉइंट नंबर 10, कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद गोरखाओं ने 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन उसमें वो पराजित रहे और फिर 1803 में जब गढ़वाल भयंकर भूकंप से पीड़ित था, उस समय गोरखाओं ने फिर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और इस बार वो कुछ हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह ने 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और इसी युद्ध के बाद अब पूरा कुमाऊं और गढ़वाल का भी बहुत सा क्षेत्र गोरखाओं के अधीन हो गया। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी और उन्होंने मदद की भी। अक्टूबर 1814 में अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेज दी और 1815 की शुरुआत तक गढ़वाल एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने 7 लाख रुपए युद्ध व्यय न देने के कारण गढ़वाल के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। मजबूरन सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित करनी पड़ी और इस तरह परमार वंश की ये जागीर अब टिहरी रियासत कहलाने लगी। इसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने कुमाऊं भी गोरखाओं से जीत लिया और 28 नवंबर 1815 को चंपारण बिहार में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगौली की संधि हुई। हालांकि ये लागू मार्च 1816 से हुई और फिर कुमाऊं और गढ़वाल का लगभग सभी क्षेत्र टिहरी रियासत को छोड़कर अंग्रेजों के हाथों में आ गया। आगे क्या क्या हुआ, कैसे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उत्तराखंड के अलग अलग जिले बने और कैसे यूपी का एक क्षेत्र पहले उत्तरांचल और फिर उत्तराखंड बन गया, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Stay connected